ले दे के ये विषय बार बार मत लाओ। ये हाथी वाला पार्क, ये घोड़े वाला पार्क, ये दिल्ली गेट चौराया, ये सूरज पोल चला चौराया, प्रताप नगर का फ्लाईओवर, ये सब भूलो यार, इनको आप फोर गो कर दो। दादा भाई मुझे साइड से छोड़ो, कि बसा रहे हो यार। यूडीए की कमियां ये रही है कि पैसे खा के कब्जे होने दिए। यूडीए के पास कम से कम 15 पटवारी है, कोई मकान घंटे 2 घंटे में तो बनता ही नहीं है। मैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है ना जी, इसके पक्ष में ही नहीं था, क्योंकि वहां पैसा खर्च करना है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अधिक से अधिक बढ़िया दिखाओ ने, बिल्कुल सपने दिखाओ, लंबी लंबी फेंको। उस विषय पे भी मैं नहीं बोलूंगा। आप पूछ रहे थे 272 प्लॉट जी, आप पूछ रहे थे कल परसों 20 बीघा 15 बीघा मकान टूटे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों के साथ ये हो गया, अमीरों के साथ ये हो गया। इस विषय पे मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना जी, ठीक है ना। सब चीजें सबके सामने है, बहुत लंबी लिस्ट है। अनिवार्य मन तो मत बनाओ, जो होगा जो भविष्य में छोड़ो। आप दर पे न झुके वो सर नहीं, दर दर पे झुके वो सर नहीं। मैं आज भी कर रहा हूं, मैं आयड के पक्ष में हूं कि आयड में कुछ होना चाहिए। जो विवाद वाले विषय हैं इनको साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि अब चेंज करने की, बदलने की स्थिति नहीं है। क्योंकि पानी जो आएगा आपको पूछ के तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा आपका नवाल तो है नहीं, मर्जी है वो जितनी खोलांगा। इस बार 2006 से कम बारिश उदयपुर में हुई, उसके बावजूद भी नदी का पानी फतेहपुरा से सुबापुरा सर्कल तक बाहर गया। ये स्मार्ट सिटी है, तो एक तो स्मार्ट सिटी वहां नजर आ रही है, बिल्कुल। दूसरी स्मार्ट सिटी आयड में नजर सीवरेज लाइन अगर अपन और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ढंकी डाल देते हैं तो 100-200-300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो अपने न तो शहर का सत्यानाश होता। अब हमारे यहाँ के 2 टीमें बन गई, एक तो आयड नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, एक आयड बननी चाहिए। ये 70-80 करोड़ रुपए जो भी लगा रहे हैं लगे, बिल्कुल लगे। इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने डीपीआर बनाई आयड की, बिल्कुल उनको उन मुटामों का ध्यान नहीं है। ये सूरज पोल चौराया, दिल्ली गेट चौराया, या जो भी चौराया शहर के पुराने चौराहे जी 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 स्टेट टाइम से थे जी, इन सब को भूलो यार, इनको छोड़ो आप। हमारे उदयपुर में क्या होता है, कोई भी एक विषय आएगा तो उसमें 2 पक्ष बन जाते हैं, एक हाँ पक्ष, एक ना पक्ष। विरोध के दरकिनार करके करना ही है। सुकाड़िया जी ने अपने प्रभाव से उदयपुर में वो चीजें दी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये आइडल वगैरह तो तब माने जाते हैं जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, होशियार हो जाता है, बिल्कुल सियाणु हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। हमने इससे पहले भी आपकी कई मेहमानों से और उदयपुर के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और चर्चा की है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं उदयपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जिनसे हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शेखावत साहब, आपका देव न्यूज के इस कार्यक्रम में स्वागत है और सबसे पहले हम आपको वार्षना की तरफ से ये प्रोडक्ट भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। मैंने प्रणाम करता हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर के सभी लोगों को। एक तो आपसे थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि 2-3-4 महीने से आप प्रयास कर रहे थे, मैं आपको समय नहीं दे पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, आज का योग था ये, मान लें। कोई बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, सभी को प्रणाम। मेरा भाई साहब आपसे पहला सवाल ये है कि आपने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, छात्र राजनीति से आपने राजनीति में प्रवेश किया, तो ये भाई साहब कौन से सन की बात है और आपने किससे प्रेरित होकर या किससे प्रोत्साहित होकर छात्र राजनीति शुरू की थी? जी भाई साहब, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे संघ की जिम्मेदारी थी पहले मुख्य शिक्षक कार्यवाह, मंडल कार्यवाह। मैं मंडल कार्यवाह था तो 87-88 में ऐसा तय हुआ कि संघ दृष्टि से मुझे विद्यार्थी परिषद में भेजा गया। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के मध्य काम करती थी, एक राष्ट्रवादी संगठन है, तो उसमें मुझे नगर मंत्री बनाकर विद्यार्थी परिषद में भेजा गया, संघ की जिम्मेदारी से मुक्त कर।
तो मैं विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री और जिला प्रमुख होता है, हमारे जिला अध्यक्ष नहीं होता था। जिला प्रमुख के माध्यम से छात्र में राष्ट्रवाद और शिक्षा के प्रति आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयास करते थे। योग से उसी वर्ष 89 में राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई। उससे पहले लगभग 9-10 साल तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। तो 89 में मैं जिला प्रमुख था, उस समय छात्र संघ के चुनाव डिक्लेयर हो गए थे और विद्यार्थी परिषद ने सुकाड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया जी। तो मैं 89 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, 89 से 91 तक रहा, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। एक बेचाव आपका ये कि आपका राजनीति में कौन आपके आइडल रहे हैं जिनसे आपसे प्रभावित होकर आपने ये राजनीतिक जो है फील्ड भी चुना और लोगों की आप सेवा कर सके, इसको लेके आप राजनीति में आपने प्रवेश किया? भरत जी, वो समय वो था जब किसी को आइडल मान के किसी संगठन में नहीं आते थे जी, ठीक है ना। और मैं आज भी इस विचार पे कायम हूं कि बाल्यकाल में, वो तरुणाई में, जब व्यक्ति की 8-10 साल 12 साल उम्र होती है, 12 साल से 18-20 वर्ष तक जी जी उसका निर्माण होता है, उस समय वो जिस दिशा में मुड़ जाता है जी, जिस वातावरण में रहता है, जिस कार्य पद्धति में रहता है, वहां से व्यक्ति का निर्माण होता है। बिल्कुल। ये आइडल वगैरह तो तब माने जाते हैं जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, होशियार हो जाता है, सियाणु हो जाए। तो महत्वाकांक्षा लेके आइडल मानते हैं, वो हमारा वो नहीं था। हम स्वतः ही खेलते खेलते ही निर्माण हो गया, छात्र संघ पहुंच गए। बाकी लोगों से परिचय बाद में हुआ। मैं पॉलिटिकल पार्टी में किसी को नहीं जानता था जी जी। नहीं कोई पेरू सिंह जी शेखावत साहब थे, इनसे मेरे पिताजी के रिश्ते थे जी, लेकिन ये नहीं था कि ये साहब ये है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। छात्र संघ अध्यक्ष बना, फिर संपर्क में आया, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कुछ काम बताने लग गए, ये चलते चलते हो गया। हम कोई टारगेट ओरिएंटेड कार्यकर्ता नहीं है जी। ये तो अब की पॉलिटिकल कल्चर और संस्कृति बनी है कि मुझे उस पद तक पहुंचना है, इसलिए किस किस का कहाँ उपयोग करूं, कैसे कैसे करूं जी। तो भाई साहब, आप उदयपुर नगर निगम में आप उप महापौर के पद पर भी रहे हैं। उदयपुर के विकास को आपने किस दृष्टि से देखा है? आप छात्र राजनीति में भी रहे, छात्र जीवन भी आपने उदयपुर में निकाला है, तो जो विकास के मापदंड पहले हुआ करते थे, क्या बाद में भी वो बिल्कुल कायम रहे उसी दिशा में? विकास एक ऐसा शब्द है जिसका हर व्यक्ति अपने दृष्टि से अर्थ अलग निकालता है जी। मेरा ये मानना है कि जिस गति से जैसा करना चाहिए, सबने प्रयास किया, सकारात्मक प्रयास किया, लेकिन हम वो नहीं कर पाए जो उदयपुर को मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। ये सत्य स्वीकार करने मुझे तकलीफ नहीं रहती, क्योंकि उदयपुर पहले सुकाड़े साहब थे जी, राजस्थान के 16-17 वर्ष तक दिग्गज रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो उदयपुर का कंपटीशन जयपुर से होता था, जयपुर अपनी राजधानी थी। तो सुकाड़िया जी ने अपने प्रभाव से उदयपुर में वो चीजें दी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। जैसे देवस्थान विभाग का मुख्यालय राजस्थान का उदयपुर में, आबकारी का मुख्यालय उदयपुर में है, खान विभाग का मुख्यालय उदयपुर में, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, रेल तो आती एक जी, ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में, हाँ, इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूशन उदयपुर में, हिंदुस्तान जिंक का हेड ऑफिस उदयपुर में। और एजुकेशनल एटमॉस्फेयर के आधार पर देखें, शिक्षा के हिसाब से जी जी, जयपुर में भी इतनी कॉलेजेस नहीं थी जितनी उदयपुर में थी। जयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थी जी जी जी। हिंदुस्तान में चुनिंदा डेयरी साइंस कॉलेज थी, उसमें एक उदयपुर में थी जी। सुकाड़िया साहब ने उदयपुर को वो ऊंचाइयां दी, अकल्पनीय है। उस समय उदयपुर के नाम का दबदबा था, होता भी है, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ का बड़ा आदमी नेता होता है ना, उस शहर का दबदबा होता है। हाँ, जैसे हरदेव जोशी जी ने बांसवाड़ा को किया, हरदेव जोशी जी ने, गहलोत साहब ने जोधपुर को किया, हरदेव जी ने जो माई दी ना साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आप कल्पना नहीं कर सकते उन्होंने क्या दिया। मतलब जी जी जी, उस समय सोच नहीं सकते थे। माई का आज मैं तो मालूम चलता है। गहलोत साहब जोधपुर में जोधपुर के, बिल्कुल जोधपुर, गहलोत साहब 98 में सीएम बने। उससे पहले के जोधपुर, आज के जोधपुर को देख लो, जमीन आसमान का फर्क। आज का जोधपुर कुछ मामलों में जयपुर से भी आगे है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी वहां, बिल्कुल, पुलिस की यूनिवर्सिटी वहां, बिल्कुल, लॉ यूनिवर्सिटी वहां,
हाई कोर्ट वहां, जितनी ट्रेन जोधपुर से चलती है ना, जितनी कनेक्टिविटी जोधपुर से है, IIT वहां, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। नेशनल लेवल के इतनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जोधपुर आज जयपुर से आगे है कुछ मामलों में। बिल्कुल जयपुर में IIT नहीं है, जोधपुर में IIT है। IIT है। जयपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं है, जोधपुर में है। और जितने फ्लाईओवर का जो नेटवर्क वो स्टार्ट हुआ ना, हाँ हाँ। और उसके बाद आप देखो तो कोटा है ना, UDH मिनिस्टर धारीवाल जी थे। धारीवाल जी ने कोटा पे फोकस किया, शिक्षा का हब बना दिया उसको। मुख्यमंत्री के काफी नजदीक रिश्ते थे, जी जी। उस रिश्ते का उन्होंने लाभ उठाया, उठाना भी चाहिए, गलत नहीं सब। तो कोटा में जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, ये फ्लाईओवर, रोड नेटवर्क, एक्विजेशन, सड़कें बड़ी करना, चंबल वाला, नदी वाला। तो जिस कोटा को लोग इंडस्ट्री सिटी कहते थे, कचरे की सिटी कहते थे, भीड़ भाड़ की सिटी कहते थे, पोल्यूशन वाली सिटी कहते थे, आज वो टूरिस्ट सिटी बन गई। तो ऐसा विजन अगर हो तो उदयपुर का भला हो सकता। तो उदयपुर में ऐसा क्यों नहीं हो पाया भाई साहब? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नेताओं की इच्छा शक्ति में कमी थी? क्या था ऐसा कि उदयपुर आज वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जो सुखड़िया जी के दौर में भी कर चुका था, उसके बाद क्यों नहीं कर पाया? देखो, सब अपने अपने ढंग से प्रयास करते हैं। मैं किसी में कमी नहीं निकालना चाहता हूँ, न किसी को दोष देना चाहता हूँ। जो अपन उदयपुर में क्या, अपन लोगों ने हमारे टारगेट छोटे रखे, लक्ष्य छोटे थे। और सेकंड चीज क्या होता है, जितना ब्रॉड माइंडेड, खुला दिमाग डेवलपमेंट के लिए आपको रखना चाहिए, हमने उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लो आज मेरे पास फंड कम है, मेरे पास बजट कम है कि मुझे कोट और पैंट सिलवानी है या पैंट और शर्ट सिलवाना है जी। तो उसमें मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि यार शर्ट का आधा कपड़ा आज ले लूंगा और पैंट का आधा कपड़ा आज ले लूंगा और फिर बाकी पैसे आएंगे तो और ले लूंगा। दोनों में से एक ही काम करना चाहिए कि मेरे पास फाइनेंशियली बजट की शॉर्टेज है तो मुझे केवल शर्ट सिला लेना चाहिए। और दूसरा थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए भरत जी, इससे दुनिया में कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, कोई। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई कमी हमेशा समझदार जो आदमी होता है, जो नॉलेज ले सकता है, ज्ञान ग्रहण कर सकता है, वो यही कहता है यार कि नहीं इस विषय में थोड़ा ही जानता हूँ मैं। जो कुछ नहीं जानता है ना, वो ये कहे नहीं अड़ी सब जानू, और जड़ी जानकारी है वो नहीं कहे, ये नहीं कहेगा सब जानता हूँ। क्योंकि किसी विषय में आप जब रिसर्च करने जाओगे ना, अध्ययन करोगे या जानकारी जुटाओगे ना, तो आपको पहले तो लगेगा यार मैं इतना जानता हूँ, फिर आप वापस पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, कुछ सुनोगे ना, तो यार फिर सोचोगे यार अपन तो कुछ नहीं जानते थे। फिर जितना ज्यादा डीप जाओगे तो लगेगा यार अपन बहुत कम जानते थे। बिल्कुल। यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी या कोई मान लो हमने काम स्टार्ट किया, DPR बनी या कोई दिमाग में आइडिया आया, कोई विचार आया, तो एक तो हमने हमारे विचार का विस्तार सब लोगों के साथ बैठ के नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जो डिस्कस करना चाहिए ना, हम क्या सोचते हैं, आज मैं यूं कहता हूँ साहब ये विषय मुझे भरत जी ने बताया, तो लोग सोचेंगे अरे यार महेंद्र सिंह जी आपको इतना छोटा विषय ध्यान नहीं था है? मैं अपने आप को इंसल्ट महसूस करूँ, मानता हूँ ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर विषय आपके ध्यान में हो। आज आप मुझे मान लो कुछ कह देंगे कि साहब शेखर साहब ये एक विषय, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, इस पे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे समझ में आ गया कि भरत जी ने विषय ठीक बताया, तो उस विषय पे मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय सुझाव मांगने चाहिए। फिर उसमें टेक्निकली मुझे ज्यादा कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है। जो करना होता है ना, उसमें करने से पहले सब तैयारी करो। जितना करने में मेहनत नहीं करनी है, उतनी करने की तैयारी में आपको मेहनत करनी है। क्योंकि जब आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, विकल्प खत्म हो जाएगा। जब तक कोई काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपके पास विकल्प है कि इसको किस ढंग से करूं, कैसे करूं, कितना करूं। जी। तो ये दिमाग में कभी नहीं रखना चाहिए
कि यार ये विचार मुझे इन्होंने बताया, उन्होंने, क्या होता है, अब मैं सोचूं नहीं मैं ही एक साइंटिस्ट हूँ, मैं ही एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, या ये दिमाग मेरा ही चलता रही, मैं मेरा ध्यान दिमाग में चीज आई, कोई किसी दिमाग में आ भी जाती है, नहीं आते तो बता देते हैं। तो इसमें खुलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमेशा अगर आप ईमानदारी से विकास की सोचते हैं, पैसा खर्च करने की सोचते हैं ना, तो उसमें जितने सुझाव आपत्ति विपत्ति सब आए उन पे चर्चा करनी चाहिए आपको, और उसमें बिल्कुल ओपन रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छा करना है, चाहे आप अच्छा बताओ, चाहे ये अच्छा बताए, चाहे वो अच्छा बताए। हमारे उदयपुर में क्या होता है, कोई भी एक विषय आएगा जी, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आएगा, तो उसमें दो पक्ष बन जाते हैं, एक हाँ पक्ष, एक ना पक्ष। एक तो विरोध करने वाला पक्ष जिंदा हो जाएगा, ठीक, एक उससे सहमत होंगे जो विरोध के दरकिनार करके करना ही है। हाँ, उससे जो लोग सहमत तो क्या होंगे। होता है, यह करना और नहीं करना यही महत्वपूर्ण हो जाता है, झगड़ा इसी में हो जाता है। करना है सबसे बढ़िया करें, ये विषय गौण हो जाता है। एक भाई साहब, मैं अगर उदयपुर के जो बड़े बड़े चौराहे हैं अगर उनकी बात करूं तो आप भी यही कई बार उन चौराहे से आपका गुजरना होता होगा। सूरजपुर चौराहा स्वरूप आज बदल चुका है, बीच में गार्डन बन चुका है, क्या वाकई में उसकी जरूरत थी? दूसरा, ये दिल्ली गेट चौराहा जो है आज भी उसी परिस्थिति में, कई बार उस पर सैकड़ों बार नए नए प्रयोग कर लिए गए निगम द्वारा, यातायात पुलिस द्वारा, जो भी जिसके भी अधीन आता है, लेकिन परिस्थिति आज भी होगी वही है, यातायात का दबाव उतना ही है इन चौराहे पे। इसको कैसे देखते हैं आप? महाराज जी, एक तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि ये सूरजपोल चौराहा, दिल्ली गेट चौराहा, या जो भी चौराहे हैं शहर के पुराने चौराहे जी 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 स्टेट टाइम से थे जी, इन सबको भूलो यार, इनको छोड़ो आप। इनको जो है अच्छे बुरे ठीक ठाक रहने दो, जी इनके ऑपरेशन प्रयोग मत करो, जी, क्योंकि पहले भी इन पे इतने प्रयोग हो चुके हैं कि उसका परिणाम ठीक नहीं आता, और कोई दूसरा काम अपन कर ही नहीं पाते, वहीं उलझ जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए जैसे है, अब इनको एक बार भूलना चाहिए अपने को। इसके अलावा उदयपुर की सबसे बड़ी दो मैं समस्या बताता हूँ आपको जी, एक तो उदयपुर में 4 व्हीलर का प्रेशर बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन के एवरेज, बिल्कुल यातायात का दबाव बढ़ रहा है लगातार। क्योंकि एशिया में जब मैं डिप्टी मेयर था उस टाइम एक एवरेज आया था पूरे एशिया का, उदयपुर नंबर 1 था, उदयपुर नंबर 1 पे था। 1 था, पॉपुलेशन हमारी कम 6 लाख, लेकिन व्हीकल ज्यादा। व्हीकल ज्यादा है। तो उदयपुर में यातायात बाधित नहीं हो, जाम नहीं लगे, जी सब लोगों का व्यापार ठीक चलता है। व्यापार वहीं चलता है जहां जाम नहीं लगता है, जी जी, व्यापार वहीं चलेगा जहां यातायात बाधित नहीं होगा, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां व्यापार चलता है। और इसमें बहुत कुछ जिम्मेदार शहर के पुराने हिस्से में मैं नगर निगम को मानता हूँ जी, हर बार हर बोर्ड ने कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हो, समाधान नहीं निकल पाया। समाधान जितनी बहुमंजिला इमारतें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की परमिशन नगर निगम ने दी, परमिशन लेते टाइम जो ओनर होता है, बिल्डर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो नगर निगम में लिख के देता है जी जी कि जी, साहब इसके नीचे का जो भूतल है उसमें या ग्राउंड पार्किंग, फ्लोर हाँ है वो पार्किंग रहेगी, मैं पार्किंग के लिए समर्पित कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो नगर निगम को सरेंडर कर देता है और उसका मालिकाना नगर निगम को मिल जाता है। लेकिन बराबर मॉनिटरिंग नहीं होने से, स्टाफ की कमी के कारण बिल्कुल, फिर ध्यान नहीं रख पाते और बाद में वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट हो और जाती कई बार भाई साहब ये भी देखने को मिलता है कि जब उन उन ऐसे बहुमंजिला इमारतें बन जाती है उसके बाद में निगम उन तक पहुंचता है, उनकी बिल्डिंगें पंचर करता है, उनको नोटिस थमाता है। क्या ये ठीक रहता है भाई साहब? अगर पहले ही जब वो निर्माण हो रहा उनका ये सारी चीजें देख ली जाए तो ये हो ही नहीं। इसमें भरत जी अलग अलग विषय आते हैं। जी मैं तो कह रहा हूँ ये ठीक है, टाइम पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। सेकंड चीज कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी, ठीक है सभी विभाग में संख्या कम हो गई आज, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ न्यू मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि एक जिम्मेदारी तय, ठीक है ना। आज अपन ने किसी सरकारी अधिकारी आता है या कोई कर्मचारी है, इंस्पेक्टर हेल्थ
इंस्पेक्टर है, उसका ट्रांसफर होके आएगा, बिल्कुल तो उसको केवल ये बुक्स का आधार पे उसको चार्ज मिलता है, ले छोड़ता है, लेता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आज नगर निगम में कितने इंस्पेक्टर ऐसे होंगे, जेईएन होंगे, एईएन होंगे। मैं कह रहा हूँ उदयपुर के आप 6-8 जोन बना दो, बिल्कुल अलग अलग 10 जोन बना दो, उस 10 जोन का फिजिकली एरिया का भी चार्ज सुपुर्द होना चाहिए, बिल्कुल होना ठीक है चाहिए। कि साहब ये, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, बिल्कुल हो गई आज आप यहाँ बैठे गूगल से ये निकाल सकते हो कि क्या कि पर किस एरिया, किस जगह जमीन खाली है, कहाँ पे कितनी स्टोरी मकान बना बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वैसे गूगल के मैप लेके अगर मान लो आज एक जेईएन का ट्रांसफर होता है, एईएन का बिल्कुल ट्रांसफर होता है, उन सब के आप मैप निकाल के कि महेंद्र सिंह शेखावत का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, भरत शर्मा को चार्ज दे रहा है, जी तो उसका जो 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का एरिया है, वहां एक राउंड लगा के दे, बता दे साहब ये अपना एरिया है, बिल्कुल कहीं कंस्ट्रक्शन होता होगा तो ध्यान आ जाएगा, नहीं बिल्कुल होता होगा बिल्कुल ध्यान आए। बिल्कुल ये फिजिकली चार्ज आपको जोग्राफिकली ढंग से देना पड़ेगा। जी जी जी। एक भाई साहब मेरा आपसे ये सवाल था, मैंने अभी तक जिनसे भी चर्चा की इस मुद्दे पर बड़ी दबंगता से मैंने सवाल किया है। आयड़ नदी को वेनिस बनाने के जो है बातें की गई थी और आयड़ शहर की जनता को ये सपना दिखाया गया था कि आयड़ वेनिस बनेगा, इसमें नावें चलेगी, लेकिन कई सालों से काम चलने के बाद भी आयड़ की स्थिति आज वैसी की वैसी नजर आती है, उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? दादा भाई मुझे इस आइडिया से छोड़ो कि बसा रहे हो यार। क्योंकि क्या होता है भरत जी, मैं जब बोलता हूँ ना जी तो जो मेरे अंदर होता है वही बोल पाता हूँ मैं, बनावटीपन नहीं कर पाता हूँ, मेरी जी कमी मानो, मजबूरी में मानो यार, जी 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 अवगुण मानो। जी आयड का जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, जो बिल्कुल विचार दिमाग में आया था, अच्छा था, जी ठीक है, कि आयड का सुधार होना चाहिए, ये विचार था। अब सुधार के 2-3-4 स्टेप्स होते हैं। जी एक तो ये होता है कि आयड जो थी पुरानी अपनी, जो इरिगेशन में आयड का डिमार्केशन था, बिल्कुल था। जितनी चौड़ी नदी थी उसमें से वो यथावत रहे, ठीक। यथावत रहने के बाद में उसमें क्या नए आइडिया अपन लाके उसमें इंप्लीमेंट कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए विस्तार से बैठ के डिटेल डीपीआर, आज डीपीआर किसने बनाई बताओ आपको? जो स्मार्ट सिटी दिल्ली में बैठ के कंप्यूटर पे दुनिया भर की नदियां देख के प्रोजेक्ट और रिपोर्ट उसके आधार पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल जिनको जोग्राफिकल नॉलेज नहीं है उदयपुर का, बिल्कुल जिनको यहाँ की जनता की आदतें और स्वभाव की जानकारी नहीं है, नहीं है। जिनको नदी के आसपास किस समुदाय के, किस जाति के, कैसे शिक्षित अशिक्षित बिल्कुल लोग रहते हैं, बिल्कुल ये जानकारी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल तो डीपीआर वहां बनी ना, तो वहां की बनी हुई डीपीआर यहाँ इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। जी जी ये डीपीआर किसी आधार पे बना लो, आज अपने गुजरात में नर्मदा, बिल्कुल या वहां पे चंबल में है, हाँ बिल्कुल कोटा वही में, कह रहा हूँ मैं, कोटा में जो है ऐसा ही अपने जयपुर में बनी थी एक जयपुर नदी, में का बिल्कुल, नाम भूल गया मैं उसका, लेकिन आयड़ वैसी नहीं बन पा रही है। तो कई जगह जी मैं 2013 के आसपास जी मैंने काफी माथापड़ी की थी, प्रयास किया था वसुंधरा जी के माध्यम से। विष्णु चरण जी मलिक जो कलेक्टर जिला थे, कलेक्टर थे, हाँ तो मैंने ये कहा था कि आयड़ नदी का एक बार सीमांकन हो, जी सीमांकन में एरिगेशन, मैंने उनको कहा था सर आप सीमांकन तो जाके 2 मिनट में कर देंगे पटवारी, बिल्कुल मैं वो नहीं मानता हूँ, आपके लीडरशिप में कमेटी बने जिसमें इरिगेशन हो, जिसमें यूडीए हो, मतलब यूआईटी हो, जिसमें नगर निगम हो, जिसमें तहसील गिरवा हो, हाँ ठीक है ना, ये सब चीजें हो। उसमें उन्होंने काफी एक्सरसाइज किया, काफी एडीएम सिटी को इंचार्ज बनाया, फिर इन सब के मेंबर बनाए, तहसीलदार, ये यूआईटी, सबको उसमें, नगर हाँ निगम, ठीक। और इसमें धीरे 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 उन्होंने डिमार्केशन किया, हर मुटाम लगाए, मुटाम लगाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई मुटाम खुले एरिया में लगे और कई मुटाम आपके मकान बन गए उनके पास लगे,
लेकिन मोटा हम पूरे लगे। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी उनकी, वो बात 13-14 की होगी, बिल्कुल वो मोटा में लगे। खैर जिन्होंने डीपीआर बनाई आयड की, बिल्कुल उनको उन मोटामों का ध्यान नहीं है। ये मैं आयड में मैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है ना जी इसके पक्ष में ही नहीं था, जी जी क्योंकि आपको स्मार्ट सिटी बनानी है तो उसकी में ये होता है कि आपकी शहर के जरूरत आवश्यकता नेसेसिटी क्या है। बिल्कुल जी ऐसी स्मार्ट सिटी में अजमेर में भी बनी थी। अजमेर वालों ने भी एक प्रयोग किया, क्योंकि वहां पैसा खर्च करना है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या, बिल्कुल बिल्कुल अधिक से अधिक बढ़िया दिखाओ ने, बिल्कुल सपने दिखाओ, लंबी लंबी फेंको, लंबे लंबे ख्वाब दिखाओ, मोटी मोटी इमारतें दिखाओ, हर कंप्यूटर में हरी भरी दिखाओ। वहां पे 7 अजूबे बनाए थे, ठीक है ना। 7 अजूबे बनाए थे, जो दुनिया में 7 अजूबे हैं उनकी नकल में वहां छोटा स्मॉल प्रोजेक्ट लिया था। बिल्कुल और अब भी बड़े सुप्रीम कोर्ट के एनजीपीटी के फैसले कारण वो सब धराशायी करने पड़े। हाँ, यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है तो आयड के लिए 70-75 करोड़ रुपए लगे, खर्च बिल्कुल लगे या लगाएंगे। हाँ, या अभी भी पौधे लगाए हैं उसमें सब चले गए वो। भरत जी मेरा निवेदन ये है कि अगर वो डीपीआर उदयपुर में आयड को समझ के आसपास के एरिया में घूमकर बिल्कुल देख कर कितने कब्जे है, कितनी रुकावट है, कितनी ओपन है, कितनी आसपास प्राइवेट खातेदारों की लैंड आ रही है, बिल्कुल इसके आधार पर डीपीआर बनती ना तो ज्यादा ठीक रहती है। सक्सेस होता काम वो। आपको एक चीज बताऊं, ये 70-80 करोड़ रुपए जो भी लगा रहे हैं, हाँ लगा हाँ दिए, लगे, बिल्कुल लगे। इसमें जिद नहीं करनी चाहिए। जिद का परिणाम कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल अब हमारे यहाँ के 2 टीमें बन गई, एक तो आयड नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी बिल्कुल चाहिए, एक आयड बननी चाहिए। अरे तो ये वेन नहीं, ये आयड की नदी वेन नहीं बनेगी, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल इसमें जो स्मार्ट सिटी ने 70-80 करोड़ का बजट बनाया, हमारे लोकल लोगों को, प्रशासन को इसमें ध्यान देकर, क्योंकि इस स्मार्ट सिटी में नगर निगम का भी 10% पैसा लगा हुआ है, यूडीए का भी लगा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का भी 30% लगा हुआ है। 972 करोड़ का प्रोजेक्ट था या 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के 400-500 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिल्कुल हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ ये 400-500 करोड़ रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट के थे ना, बिल्कुल, ये अपने लोकल बॉडीज के थे। अपन स्मार्ट सिटी के लपड़े में पड़ते ही नहीं, उस स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में प्रयास नहीं करते, नहीं जाते। अरे ये 500 करोड़ अगर उदयपुर में अपने ढंग से खर्च हो जाते तो आपको 20 साल तक कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 70-80 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में जितने काम हुए ना, बिल्कुल उदयपुर में केवल एक ही काम की जरूरत थी, वो था सीवरेज का। लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ वैसा वर्तमान में। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ सीवरेज लाइन अगर अपन और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ढंकी डाल देते ना, तो 100-200-300 करोड़ रुपए खर्च होते। तो अपने न तो शहर का सत्यानाश होता, स्मार्ट सिटी ने तो आपके सेक्टर 3-4-5 वाली रोड की क्या हालत की देख लेना, बिल्कुल कल्पना कर लेना। ये स्मार्ट सिटी है, तो एक तो स्मार्ट सिटी वहां नजर आ रही है, बिल्कुल, दूसरी स्मार्ट सिटी आयड में नजर आ रही है। ये 70-80 करोड़ जो मैं कह रहा था, बात डाइवर्ट हो गई जी। 70-80 करोड़ रुपए जो आयड के लिए रखा है, इसका बजट 100 करोड़ 125 करोड़ रख देते। बिल्कुल, और इसमें क्या करते हैं, 10-15 करोड़ रुपए केवल आप इसलिए रखते कि इसमें जो मकान आ रहे लोगों को, चाहे वो अवैध कब्जा हो, चाहे लीगल हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड पे बने हुए मकान, अगर मुआवजा देके 50 मकान खाली कर देते, बिल्कुल मुआवजा देकर 50 मकान वहां से हटा देते, तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि शायद 40-50 मकान से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर एक एक आदमी को 50 मकान मान लो आप, एक एक आदमी को 25-25 लाख देते, या मान लो 20-20 लाख रुपए देते, तो 10-15 करोड़ रुपए तो 10 करोड़,
10 करोड़ केवल कब्जा हटाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए, मकान का मुआवजा देने के लिए रख देते ना आप, तो ये तो हालत साहब आयड सुरक्षित हो जाती। बिल्कुल। अरे या जैसे मान लो किसी की जमीन आ रही आधा बीघा 1 बीघा, उसको कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो यूआईटी देगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मुआवजा देके उसकी लैंड आप फ्री कर लेते हैं, उसकी लैंड आप ले लेते हैं, और वहां पे आप सीमांकन करके उसको सुरक्षित कर लेते हैं। पहले तो आप ये करते हो, बिल्कुल ठीक है ना। ये जो पेड़ यहाँ नीचे लगा रहे हैं, अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर की आवश्यकता नहीं थी। पूरी नदी सुरक्षित करके मुटाम लगा के वहां बाहर पेड़ लगाते हैं। बिल्कुल। वहां सड़क बन सकती थी तो नदी के दोनों तरफ सड़क बना सकते। फिर अंदर इसके बाद में आना चाहिए कि भाई अंदर जो मान लो भराव हो गया या कोई रुकावट है उसको ठीक कैसे करें। अब क्या मैं बताऊं आपको, ये जो अंदर केनाल बनाई ना, हाँ, केनाल बनाने के लिए इधर अप किया, इधर अप किया, बीच में केनाल। बीच में केनाल। उस अप करने के कारण क्या हुआ, आयड नदी में 2-2.5 फीट मलबा डाला, 2-2.5 फीट मलबा डालकर उसको ऊपर उठाया जी, तो उसकी भाव की कैपेसिटी कम हो गई। इस बार 2006 से कम बारिश उदयपुर में हुई। उसके बावजूद भी नदी का पानी फतेहपुरा से सुबागपुरा सर्कल तक बाहर गया। बिल्कुल गया। मेरा मकान के अंदर ही पानी था। जी जी। बरसात कम आई लेकिन पानी बाहर गया, और उसका कारण यह है कि नदी का पानी बाहर निकल रहा था। जी 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 जी। उसकी कैपेसिटी कम हो गई। जो पहले कैपेसिटी थी उतनी इसको रखनी चाहिए। क्योंकि पानी जो आएगा आपको पूछ के तो आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। गोटे आप इनवाल तो है नहीं, मर्जी आवाज जितनी खोलांगा। अगर मान लो एक्सेस बारिश आएगी, रेन वाटर ज्यादा आएगा, तो पानी थोड़ा वैसे ही निकलता था। एक भाई साहब ये कि वो कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, वो वाला सीन कई बार नगर निगम का जो भवन है पूरा, उसमें देखने को मिलता है कि एक जो पौंड है, आपने देखा होगा, जिसमें कभी नावें चलती थी और उसमें पानी भरा रहता था। एक हाथी वाला पार्क जो है, उस पार्क में मैं समझ गया सबर जी। जी। एक तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था चौराहे पे वाले बात, जी जी, ले दे के ये विषय बार बार मत लाओ। जो मैंने क्या बोला था और मैं इसके पक्ष में था नहीं था, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जी। ये हाथी वाला पार्क, ये घोड़े वाला पार्क, ये अंधेली गेट चौराया, ये सूरजपोल चला चौराया, प्रताप नगर का फ्लाईओवर, ये सब भूलो यार, इनको आप फोरगो कर दो। हमें कदम ताल कर रहे हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। मैं कुछ भी मान लो मेरे अच्छे विचार है, ठीक विचार है, पॉजिटिव नेगेटिव बोल, तो उसे होगा क्या जी। अपने को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने में ये कि ये जो पुराने विषय है ना, आज भी क्या है, एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक, अपन ले दे के एलिवेटेड, फिर वो यहाँ पक्ष ना पक्ष, जो विवाद वाले विषय ने इनको साइड में कर देना चाहिए। क्योंकि अब चेंज करने की, बदलने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल। जब बदलने की, चेंज करने की स्थिति नहीं होती ना, अब आप थोड़ी देर में बोलोगे सूरज पोल पे जो मैकेनिज्म पार्किंग हुई उसका क्या हुआ, और ये नगर निगम में पार्किंग हो गई इसका क्या करें। अब इन विषय को छोड़ना चाहिए। समय अपने आप तय कर देगा क्या होना चाहिए। एक बार इन विषय को छोड़ के बाकी शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे आयड वाला मैं बताऊं आपको, आयड वाला प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। ठीक, ये जो आप बता रहे हैं पार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कुछ होना था हो गया। आयड वाला प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट में चेंजेस और बदलाव की संभावना रहती है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं आयड के पक्ष में हूं कि आयड में कुछ होना चाहिए, लेकिन आज भी 5, 10, 15 लाख रुपए खर्च करने चाहिए और ओपन टेंडर करके कंसल्टेंसी कंपनियां इनवाइट करनी चाहिए, और उनको कहो भाई ग्राउंड पे आप घूम के सर्वे करो जी। जो स्मार्ट सिटी में डीपीआर बना के दे दी, जो आपको प्लान बना के दे दिया, वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है। आप आज भी इसमें जो चेंजेस कर सकते हो वो चेंजेस करके ही पैसा खर्च करना चाहिए, होना चाहिए। वो सही बात है।
जो प्रोजेक्ट है, जो रिपोर्ट है, जो प्लान है, उसमें चेंज कर लो, समय है आपके पास। जी 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 नहीं तो फिर कल समय ही नहीं रहेगा, फिर क्या कर लोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो उनका प्लान था, जो टाइप डिजाइन थी, वो फेलियर हो रही है। एक भाई साहब मेरा सवाल ये था कि उदयपुर की जनता ये उम्मीद करें कि जो आप पूर्व में उप महापौर रहे नगर निगम के, तो महेंद्र सिंह जी शेखावत को कभी उदयपुर की राजनीति में आने वाले आगामी चुनाव में जनता किसी बड़े पद पर देख सकती है? ये देखो, इन चीजों में कुछ नहीं है। आप रो चैनल चलाओगा, मैं बोल जाऊंगा, महत्वाकांक्षा, ये मैं इन चीजों को ज्यादा मैं महत्व देता हूँ। जी 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 ठीक है, समय सब कुछ तय कर देता है। आदमी को इतना तनाव और बोझ नहीं लेना चाहिए। मात ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। माते में महत्वाकांक्षा घुस जाएगी तो संतुलन बिगड़ जाता है। जी 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 और मैं कभी इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूँ। जी जी मैं मस्त जीवन जीता हूँ, इसीलिए मैं बात निर्भीकता पूर्वक निष्पक्ष रूप से बोल पाता हूँ। जी नहीं तो क्या होता है, 10 दरवाजे धोखने पड़ते हैं। एक आपको एक लाइन सुना दूं, दर पे झुके नहीं, जी दर पे न झुके वो सर नहीं, दर दर पे झुके वो सर नहीं। बिल्कुल 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 ये बेटा महत्व है यार, क्योंकि महत्वाकांक्षा वाला इतने भावी विधायक नेता है हमारे पास कि हमारे को जरूरत ही नहीं है। जी जी बहुत लंबी लिस्ट है। अणिमाता मन तो मत बनाओ, जो होगा जो भविष्य में ठीक छोड़ो है आप। ठीक है तो भरत जी, अच्छा लगा आप पधारे। जी और जो आप बार बार पूछ रहे थे नहीं है, उस विषय पे भी मैं नहीं बोलूंगा। आप पूछ रहे थे 272 प्लॉट, जी आप पूछ रहे थे कल परसों 20 बीघा 15 बीघा मकान टूटे, बिल्कुल 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 गरीबों के साथ ये हो गया, अमीरों के साथ ये हो गया। बिल्कुल इस विषय पे मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है। जी जी ठीक है ना, सब चीजें सबके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल और सब मिलकर ठीक करेंगे तो होगा। जी केवल एक नेता पे डाल दें तो भी ठीक नहीं होगा। कमियां सबकी रही है। रही आपकी कमियां ये रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल या आपकी कमी ये रही है कि आपने पक्षपात कर लिया, मेरी बेईमानी को अनदेखा किया। मेरी कमी ये रही है कि मैंने उस चीज उस टाइम आपको बताया नहीं, बोला नहीं, विरोध नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल जनता की कमियां ये रही है, यूडीए की कमियां ये रही है कि पैसे खा के कब्जे होने दिए। बिल्कुल बिल्कुल जनता की कमियां ये रही कि उनको इतना ज्ञान नहीं था, बिल्कुल विवेक नहीं था कि यार ये कर रहे हो ठीक है क्या। बिल्कुल इसलिए बस ये है कि एक सिस्टम अगर सुधार देना है, उसमें आप भी हो जिम्मेदार। जी जी जो कोई भी विभाग है, उसके कर्मचारी अधिकारी वर्ग की रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी बिल्कुल तय होनी चाहिए। अब आज आपको बताऊं, इतने कब्जे वहां हुए जो कल इन्होंने तोड़े। आप यूडीए के पास कम से कम 15 पटवारी है। बिल्कुल है सर, टेक्निकल स्टाफ में जेईएन एएन बहुत है। बिल्कुल है। तो इनको तो पूरा एरिया बटा हुआ है ना, बटा हुआ है। अब मुझे ये बताओ, आपके एरिया में आपका एरिया बटा हुआ है, वहां आप मान लो आते जाते हो, कोई मकान घंटे 2 घंटे में तो बनता ही नहीं है, बाउंड्री वाल घंटे 2 घंटे में तो बनता समय लगता है उसमें, लगता है। तो 4-6 महीने में ध्यान आ जाता है। लोग शिकायत कर देते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो, किसी कारण अनदेखी करते हो। चाहे ये दबाव हो सकता है, सिफारिश हो सकती है, दूसरा आपसी तालमेल हो सकता है जी। तब इतनी बड़ी समस्याएं इनके लिए भी हुई और उनके लिए भी हुई। बिल्कुल हुई, बिल्कुल बेटा। यूडीए के लिए करने के लिए बहुत ज्यादा उदयपुर में काम है। ताराचंद जी भाई साहब बहुत, आज ही मैंने पढ़ा पेपर में, बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं विधायक साहब, शहर विधायक। बहुत बहुत इस उम्र में इतनी दौड़ धूप मेहनत करना, कि नए नए रास्ते खोल रहे हैं, नई नई सड़कें खोल रहे हैं कि यातायात का दबाव कम रहे, जाम नहीं लगे, यातायात बाधित नहीं हो, शहर एक गति से दौड़े। बिल्कुल, जितनी स्पीड मेंटेन रहेगी ना आने जाने की, उतना डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इसके साथ भाई साहब को मैं कहूंगा भी, एक चीज पे और ज्यादा, इससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। वो इससे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये कि साहब, जो आपके पास 60 फीट 80 फीट 100 फीट सड़कें है, उन पे अतिक्रमण मत होने दो। नहीं तो आप नए नए खोल रहे हो, 5 साल बाद ये भी अपना रूप बिगाड़ के 20 फीट की हो जाएगी। वही होगा,
जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं? तो मैं यूडीए से अभी यही कर रहा हूँ, जब 60 फीट 80 फीट की जो सड़कें हैं जी वहां अतिक्रमण हो गया, उनको हटाते रहो आप। फिर उसमें भी आप पटवारी और बिल्कुल। जेईएन को रेस्पॉन्सिबल बना दो, कहे ये एरिया तेरा भाई, बिल्कुल, उसमें निगरानी रखी जाए तो ये निगरानी हो ही रखी नहीं। जाए। बिल्कुल। अच्छा मन आप बताओ, आप रो खेत है, आपरा खेत में तो अगर एक पेड़ टूटे तो भी आपने पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट रा 3 भाटा पड़े तो ही पता चल जाए। बिल्कुल। कोई बाउंड्री वाल धड़ा हो तो ही पता चल जाए। तो ये मालूम क्यों नहीं चलता? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई साहब की ये अंदर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइबिलिटी डालनी पड़ेगी। और इसका सबसे बढ़िया तरीका और ये हो सकता है, ये जो मैंने बताया ना, शहर में मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनमें पार्किंग होनी चाहिए, वहाँ बिजनेस होने लगे, वहाँ एक काम कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आप भी सब अधिकारियों का ना बिल्कुल एक बार पूरी लिस्ट अखबार में विज्ञापन देके प्रकाशित कर दो कि ये फला बहुमंजिला इमारत, इतनी परमिशन मिली हुई है, बिल्कुल इतनी अनुमति है, या इतना अवैध है, और नीचे पार्किंग है। बिल्कुल, एक बार आप खाली करा दो, और उसके बाद आप ये कह दो कि इनमें से किसी भवन की कोई फोटो भेजेगा, अगर पार्किंग में व्यापार हो रहा है, फोटो भेजेगा अपने नंबर सहित, तो उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। और अगले को कह दो तेरी शिकायत आई तो 10,000 रुपए जुर्माना होगा। बिल्कुल, और सीज भी कर देंगे। तो आप शिकायत करने वाले को, हकीकत धरातल की बताने वाले को 500 रुपए का इनाम तय कर दो जी, ठीक है ना। और ये भी तय कर दो कि इसकी कंप्लेंट उस आदमी के पास जाएगी, और वो अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी 500 रुपए का इनाम घोषित कर दो, ठीक है ना। तो किसी रोड पे अतिक्रमण नहीं होगा, किसी रोड पे अवैध निर्माण नहीं होगा, और किसी भी पार्किंग की जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है? करके देख लो आप। बिल्कुल, हाँ, प्रयोग करने में क्या जाता है भाई नगर निगम में मान लो 15 जेईएन होंगे, एरिया बांट दो जोग्राफिकली, वार्ड में बांटो, कैसे बांटो, और उसमें नाम डाल दो कि ये एरिया का इंचार्ज फला फला जेईएन एईएन इंस्पेक्टर है, ठीक है। और इस एरिया में इतने भवन बने हुए, इतने की पार्किंग समर्पित है, अगर वहां कहीं भी व्यवसायिक गतिविधियां हैं तो फोटो भेजिए, 500 रुपए प्राप्त कीजिए। बिल्कुल, काम आसान हो जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा या खुला रखा जाएगा, वो आप तय कर लो, काम आसान हो जाएगा, जनता आपके साथ जुड़ जाएगी। जनता को कभी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस देते तो कुछ है नहीं, लेते ही लेते हैं, लूटते ही लूटते। कौन भला पालेगा? कोई आम आदमी शिकायत करने जाता है ना, आम आदमी शिकायत करने जाता है, तो वो समस्या का तो समाधान नहीं करते। ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, लोकल बॉडीज के एम्प्लॉइज क्या करते हैं, उस आदमी को जाके कहते तेरी शिकायत तो भरत शर्मा कर रहा है। बिल्कुल वरना बेचारा 10 दुश्मन पैदा कर देते हैं। सही बात है। इसलिए इनामी योजना प्रारंभ करो, सब समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कई मुद्दों पर आपने चर्चा की और बड़ी दबंगता से और साफ गोई से आपने जवाब दिए, उसके लिए भी आपका आभार। तो दोस्तों, हम अगली मुलाकात आपकी फिर किसी खास मेहमान से करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए देव न्यूज। धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत प्रणाम। मैं पुनः कहता हूं कि आपको 2-4 महीने से मैंने समय नहीं दे पाया। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात। धन्यवाद।